मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है। भगवान उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर ये जो महाविकास अघाड़ी है उसके बारे में। जब से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी ने अपनी सरकार बनाई है, जिस काम के लिए शिवसेना को चुना गया था, वोट दिया गया था, वो काम हो नहीं रहे थे। जो काम हो रहे थे वो ठीक उसके विपरीत हो रहे थे। और महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है अभी, उसके लिए यही सबसे बड़ा रीजन है। शिवसेना ने 2019 से लेकर अभी तक जो भी काम किए, उसके कारण ही आज उनकी ये हालत हो चुकी है कि उनकी जो सरकार है वो गिरने वाली है। तो चलिए शुरुआत से लेकर जानते हैं कि आखिर हुआ क्या, अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था शिवसेना को हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों के पास एक होप हो कि उनके लिए कोई खड़ा है, उनके हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उनको कोई आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए शिवसेना को शुरू किया गया था। बट बाला साहब ठाकरे जी ने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरे जाने के बाद शिवसेना का ये हाल हो सकता है। शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। तो बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिल के 2019 में इलेक्शंस लड़े। मतलब दोनों का जो एजेंडा था वो सेम था, जो कोर वोटर्स थे वो भी करीब करीब सेम ही थे। इस कारण से दोनों लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट मिले। बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट मिला और जो शिवसेना थी उसके पास भी 50 से ज्यादा सीट थे। अब सबको यही लगा कि जो बीजेपी है और शिवसेना है वो दोनों मिलकर महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों की जो आइडियोलॉजीज है वो सेम थी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बीजेपी किस तरीके से इंडिया के जो बाकी के स्टेट्स है वहां पे अपनी पकड़ बना रही है। जहां पे वो कभी रूल नहीं किया करते थे वहां पे भी वो लोग अपनी पकड़ बना रहे हैं। और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से अपने पॉलिटिकल मूव को चलते हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कुकू एफएम के ऊपर ये ऑडियो बुक। और अगर आपको कुकू एफएम के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इस तरीके के ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू एफएम के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू एफएम का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट और आपको सिर्फ पे करने होंगे 199 रुपीज। तो आपको सिंपली ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके साइन अप करना है और मेरा कूपन कोड EN50 यूज करना है, जिसके बाद आपको मिलेगा 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट। शिवसेना ने इलेक्शन तो लड़ा बीजेपी के साथ, बट शिवसेना ने अपना जो सपोर्ट था वो दिया महाविकास अघाड़ी को, यानी कि कांग्रेस को और एनसीपी को, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर एक कोalition का गवर्नमेंट फॉर्म किया। तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार बनाई और कह सकते हैं कि शिवसेना ने बीजेपी की पीठ में छुरा भोंका। अब जैसे ही ये गठबंधन की सरकार बनती है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कांग्रेस की गवर्नमेंट से, वही चीजें होती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोगों के जो आवाज होता है उनको दबाया जाता है। अगर कोई भी कुछ भी हमारे देश के अंदर एक खास समुदाय के खिलाफ कुछ बोलता है तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है या एक ट्वीट कर देता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट डाल देता है, उनके किसी मंत्री के खिलाफ पोस्ट डाल देता है, उनको क्रिटिसाइज कर देता है, तो उनको सरेआम पीटा जाता है, उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो ये तमाम तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन की सरकार बनती है। अब उसके बाद धीरे धीरे करके जो माइनॉरिटी अपीजमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। हर जगह पे जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो खास समुदाय के लोग होते हैं, उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। फिर चाहे आप हनुमान चालीसा की बात कर लो, अजान की बात कर लो, ये जो तमाम चीजें हो रही थी, जो हम सब लोग देख रहे थे कि जो लाउड स्पीकर्स होते हैं मस्जिद के ऊपर, उनको नहीं हटाया जाता, उनको बैन नहीं किया जाता है। वहीं पे अगर कोई हनुमान चालीसा बजाता है, हनुमान चालीसा पब्लिक में जाके पढ़ता है, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और सिर्फ पब्लिक को ही नहीं, यहाँ तक कि जो एमएलएस वगैरह होते हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इन सब चीजों के कारण ही जो शिवसेना के एमएलएस थे वो परेशान हो गए, क्योंकि देखिए जो एमएलएस थे शिवसेना के, उन्होंने शिवसेना को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजीज को
आगे ले जाना चाहते थे, वो हिंदुत्व को फॉलो करना चाहते थे, वो बाला साहब ठाकरे को फॉलो करते थे, ना कि वो सिर्फ एक पार्टी को फॉलो करते थे, वो आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और अगर आप उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं वीक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पार्टी के अंदर ये सब कुछ होगा। जो सपोर्ट है वो लोग आपसे खींचना शुरू करेंगे। और इसके बाद कुछ और भी चीजें हुई, जैसे कि जो सीएम थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, उनसे मिलने के लिए जो शिवसेना के एमएलए वगैरह थे उनको नहीं मिलने दिया जाता था। वहीं पे जो बाकी के एनसीपी के लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर्स थे, वो लोग मिल लेते थे, उनसे फंड्स भी उनको मिल जाता था। लेकिन जो शिवसेना के लीडर्स थे उनको ना फंड्स मिलता था, ना उनको सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने दिया जाता था। तो इस कारण से भी वो लोग थोड़ा खफा खफा रह रहे थे। और जो आइडियोलॉजीज के खिलाफ काम हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर, वो आग के अंदर घी डालने का काम कर रहा था। अब एक तरफ है बीजेपी जिसके पास 105 सीटें हैं, और दूसरी तरफ है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जिनके पास की मेजोरिटी है, और उनके साथ कई और भी जो निर्दलीय विधायक हैं उनका भी सपोर्ट था। तो टोटल मिला के उनके पास जो मेजोरिटी है उससे ज्यादा सीटें आ गई। तो उनकी जो टोटल सीटें थी वो 145 से ज्यादा हो गई। तो इसलिए उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, इनके साथ साथ जो बाकी के एमएलए थे उनका सपोर्ट मिलने के बाद इनके पास टोटल 175 एमएलए का सपोर्ट था। अब इसके बाद जो एकनाथ शिंदे होते वो वेट कर रहे होते हैं कि कब सही समय आएगा, और जब उनको सही समय मिलता है वैसे ही वो बाकी के एमएलए के सपोर्ट के साथ गुजरात चले जाते हैं और हिंट कर देते हैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को, अब हम लोग उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो कोर आइडियोलॉजी है हिंदुत्व का, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उसके विपरीत काम कर रहे हो, और हम लोग पार्टी में आए तो हिंदुत्व के लिए, तो फिर हम लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि ये जो 37 एमएलए थे वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए शिवसेना से हटके, तो 175 में से 37 एमएलए जाने के कारण उनके पास सिर्फ 138 एमएलए बचे, और उनको मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए 145 एमएलए चाहिए था, जो कि उनके पास है नहीं। तो उनकी जो सरकार है वो गिरने लगी। अब क्योंकि ये जो 37 एमएलए थे वो एकनाथ शिंदे जी के साथ थे, अब इसमें 5 एमएलए और जुड़ गए, तो एकनाथ शिंदे जी के साथ 42 एमएलए हो गए। और ये जो 42 एमएलए हो गए, ये सपोर्ट अगर दे देते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी के पास टोटल हो जाएंगे 105 प्लस 42 एमएलए, यानी कि 147 एमएलए, और मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए चाहिए सिर्फ 145 एमएलए, और बीजेपी के पास हो गए 147 एमएलए। तो बीजेपी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए ये जो एमएलए की हेरा फेरी हो रही है, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे एमएलए को किडनैप कर लिया जा रहा है, हमारे एमएलए को पैसे दिए जा रहे हैं, 55 करोड़ रुपए देकर उनको खरीदा जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो उन्हीं के ऊपर उठता है जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है। आपके एमएलए बीके कैसे हैं? आपने कुछ न कुछ गलती जरूर की होगी पार्टी के अंदर, तभी आपके एमएलए आपसे खफा हुए, और जो सामने वाली पार्टी है वो आपके एमएलए को खरीद रहा है। अब यहाँ पे जो शिवसेना के लीडर्स है जैसे कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे शिवसेना के एमएलए है जो एकनाथ शिंदे के साथ में है, उन लोगों ने हमें बिट्रे किया है, हमारे साथ धोखाधड़ी की है। जबकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो शिवसेना ने शुरुआत में ही बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की थी। इलेक्शंस तो वो लड़ रहे थे बीजेपी के साथ आइडियोलॉजीज को लेके, लेकिन उन्होंने सपोर्ट दिया एनसीपी और कांग्रेस को। तो जब आप एक पार्टी के साथ बिट्रे कर सकते हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टी के अंदर ही जो एमएलएज हैं वो आपसे बिट्रे नहीं करेंगे, और वो भी तब जब आप उनसे मिल नहीं रहे हो, उनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुन रहे हो, ना उनसे बात कर रहे हो। वहीं पे जो बाकी के पार्टीज के एमएलएज वगैरह हैं उनसे आप मिल रहे हो, और ऊपर से जो कोर आइडियोलॉजी है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये चीजें तो होनी ही थी। अब देखिए महाराष्ट्र के जो कॉमन लोग हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा आक्रोश था, और ये जो आक्रोश था वो 2020-21 से ही शुरू हो गया था। हमने देखा कि जो महाराष्ट्र के अंदर पावर है उसका किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा था। फिर चाहे आप कंगना रनावत के घर को तोड़ने की बात कर लो, या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था उसकी बात कर लो, किस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, जो यूट्यूबर्स थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। और मुझे अभी भी याद है कि समित ठक्कर को सिर्फ एक ट्वीट के लिए अरेस्ट किया गया था, जैसे कि एक एक्स आर्मी के ऑफिसर थे उनको भी मारा गया था, और उनको बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक मीम शेयर किया था शिवसेना के खिलाफ। फिर कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया गया था जो लोग महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते थे या उनको क्रिटिसाइज करते थे। मतलब अगर सीधी भाषा में समझाया जाए तो कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल रहा था तो उनको सीधा अरेस्ट कर लिया जा रहा था, या फिर शिवसेना के द्वारा उनकी पिटाई की जा रही थी। अब जो शिवसेना के एमएलए थे जैसे एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ जिन भी एमएलए का सपोर्ट है, वो लोग यही सोच रहे थे, यही देख रहे थे कि हमें जिस काम के लिए यहाँ पे लाया गया है, जिस काम के लिए बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी शुरू किया था, वो काम तो हो ही नहीं रहा है। एक तो जो स्टेटस हमें मिलना चाहिए पार्टी के अंदर वो हमें नहीं मिल रहा है, और दूसरा जो हमारा आइडियोलॉजी है उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो इन सब चीजों से परेशान होकर ही उन लोगों ने एक अलग गुट बनाया, और ये सब फिर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। वैसे देखा जाए तो बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने ये काम पहले क्यों नहीं किया, वो एक अपॉर्चुनिस्ट है, ऐसे भी डाउट आ रही है। देखिए इसके ऊपर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी इस समय का वेट कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना टाइमिंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है।
अगर आपने स्टेप सही उठाया बट आपकी टाइमिंग गलत थी तो आपका वो पूरा पॉलिटिकल करियर समाप्त कर सकता है। तो एकनाथ शिंदे जी वेट कर रहे थे इस सही समय का कि कब सही समय आए और तब वो अपनी चाल चलें। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है कुणाल कामरा का, क्योंकि कुणाल कामरा ने कभी कहा था कि पहले महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बना के दिखाओ, फिर मैं खुद जेल चला जाऊंगा। लास्ट में सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन टूट रहा है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि शिवसेना के जितने भी एमएलएस थे उनको इस पार्टी के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। आप भले ही किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे हो क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए है, बट आपके जो एमएलएस हैं वो इसलिए इस पार्टी में आए हैं क्योंकि वो आपके उस कोर जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं। और अगर आप उस रास्ते से हटोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिवसेना को करना ये चाहिए था कि जैसे उन्हें पता चला कि ये जो एमएलएस हैं वो अपना सपोर्ट खींच रहे हैं तो उनको डायरेक्टली जाके उनसे सामने फेस टू फेस बात करना चाहिए था, और इस चीज में शिवसेना पीछे रह गई। उद्धव ठाकरे जी को चाहिए था कि वो डायरेक्टली जाकर उन एमएलएस से बात करें, उनको समझाएं, जो भी सपोर्ट उनको चाहिए वो उनको दें, जो उनको स्टेटस चाहिए वो उनको दें, जो कि उन्होंने किया नहीं। तो इसी कारण से उन सब लोगों ने अपना सपोर्ट खींच लिया और इसके बाद भी ये चीजें नहीं रुकी। इसके बाद भी जो शिवसेना थी उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, वो सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करते रह गए कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। अगर वो लोग भी उस टाइम अपनी गलती को मान लेते कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमारे जो शिवसेना के एमएलएस थे हमने उनकी अच्छी से देखभाल नहीं की, उनके बात को नहीं माना, उनसे सही से मिलजुल नहीं पा रहे थे, उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अपनी गलती को सही कैसे कर पाओगे। आप सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करते रह जाओ कि उसने ये किया, उसने वो किया, और इसी चक्कर में जो शिवसेना के एमएलएस थे वो धीरे धीरे करके दूर होते गए और ज्यादा नंबर में होते गए। धीरे धीरे करके उनकी जो तादाद थी वो बढ़ती ही गई। वैसे आप लोग इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर क्या सोचते हो? कमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस महाविकास अघाड़ी के बारे में क्या सोचते हो।